बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला कभी रईस नहीं बनता है। जो पैसे कमाने के साथ बचाता है और बचाने के साथ बहुत ही बुद्धिमानी से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दे के उसमें इन्वेस्ट करता है जहां पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो रईस बनता है। तो आइए बात करते हैं जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं वो क्या है। नॉर्मली लोग ऐसे तरीके ढूंढते हैं जहाँ पे रिस्क ना के बराबर हो, और जब रिस्क ना के बराबर की बात आती है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट्स, दूसरा होता है एफडीआर। मोस्टली लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं या तो एफडी में रखते हैं, और उनको क्या लगता है कि वहां से वो जो रिटर्न कमा रहे हैं वो इनकी इनकम है, जबकि होता उल्टा है। वो देखने में उनको इनकम लगती है, उनको रिटर्न लगता है, जबकि उनका लॉस हो रहा होता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि कैसे उनका लॉस होता है। सबसे पहली चीज़ है कि जब हम सेविंग बैंक में पैसा रखते हैं तो जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट मिलता है 2.5% से लेके 6% तक का। दूसरा एफडी की हम बात करें तो 3% से लगा के 7.5% तक का इंटरेस्ट जो है हमको एफडी में मिलता है। सेविंग बैंक की खासियत यह है कि जब चाहे आप पैसा जमा कर लें, जब चाहे आप पैसा निकाल लें। बट एफडी में क्या होता है, वहां पे लॉकिंग पीरियड होता है, यानी एक निश्चित समय अवधि तक आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। वो पैसा आपका फिक्स हो जाता है। खुदा न खास्ता अगर आपको वो पैसा निकालना पड़ता है तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं पेनल्टी। अब आपका नुकसान कैसे हो रहा है, आपका पैसा लॉस में कैसे जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपने 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में डाला। वो 1 लाख रुपए अगर आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है तो 1 साल के बाद 1,04,000 हो जाएगा। अगर 6% का इंटरेस्ट मिलता है तो वो पैसा आपका 1,06,000 हो जाएगा। सेम ऐसे अगर आपने एफडी में डाला और आपको इंटरेस्ट मिलता है 6.5% का, तो 1 लाख रुपए आपका कितना हो जाएगा, 1,06,500। यही तो कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। महंगाई क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या है? जब देश में जो वस्तुएं हैं और सेवाएं यानी गुड्स और सर्विसेज के दाम बढ़ते हैं तो उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, या उसको महंगाई यानी इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण क्या है कि लोगों की इनकम बढ़ गई, इनकम के सोर्सेज बढ़ गए तो चीजों के दाम बढ़ गए, यानी डिमांड बढ़ी जब चीजों की तो महंगाई बढ़ जाएगी। आप भी समझदार हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जब चीजों की डिमांड बढ़ती है तो आपको उसके रेट बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक किसान है, उसके पास भैंस है, वो दूध का काम करता है। उसकी भैंस 5 लीटर दूध देती है, वो 5 लीटर दूध बेचता है और उसको दूध का दाम 45 रुपए पर लीटर मिलता है। आगे शादी का सीजन आ गया और वो 5 लीटर दूध खरीदने वाले उसके पास पहले 5 ही लोग आते थे, अब 20 लोग आ गए। वो कहते हैं हमें दे दो, वो कहते हैं हमें दे दो, वो कहते हैं हमें दे दो। तो वो क्या करेगा, उसका रेट बढ़ा देगा और लोगों को मजबूरी में वो लेना पड़ेगा। तो जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। सेम एज सर्विसेज में होता है। दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण होता है गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ते हैं, या फिर कई बार क्या होता है नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाती हैं। जैसे गेहूं की फसल है, वो नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से खराब हो गई, यानी गेहूं की कम पैदावार हुई तो चीजों के रेट बढ़ गए। तीसरा जो कारण है वो कारण है कि जो भी कंपनीज हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयज की जब सैलरी बढ़ाती हैं तो उसकी रिकवरी कहां से करेंगी, जो प्रोडक्ट है उनके रेट बढ़ाएंगी। और चौथा जो सबसे मेन कारण है वो है कि करेंसी डिप्रिसिएशन, यानी आपकी जो मुद्रा है, आपका जो पैसा है, उसका डिप्रिसिएशन हो जाना। वो डिप्रिसिएशन कैसा होता है, जब सरकार होती है और लगातार नोट छापती जाती है तो जो हमारे हमारा जो पैसा है, जो हमारी मुद्रा है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जितने ज्यादा नोट छपेंगे उतनी ज्यादा हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये 4 मेन कारण है जिससे महंगाई बढ़ती है। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है 6% के रेट से। आपको इंटरेस्ट आ रहा है 6% के रेट से, तो आपका पैसा, आपको प्रॉफिट कहां से हुआ? अब मैं आपको इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है इसको मैं आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मैं बात करता हूं 1947 की, जब हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय जो दूध था उसका प्राइस था 17 पैसे पर लीटर। पेट्रोल का प्राइस उस समय था 27 पैसे पर लीटर, और उस समय जो सोना गोल्ड का रेट था 88 रुपए का, 88 रुपीज का 10 ग्राम्स। उसके बाद 1975 की बात जब करें तो 1975 में जो दूध था उसकी कीमत हो गई 2.5 रुपए पर लीटर, पेट्रोल की कीमत हो गई 2 रुपए 70 पैसे पर लीटर, और सोने की कीमत हो गई 540 रुपए का पर 10 ग्राम।
उसके फिर और आगे बात करते हैं 2020 की, तो 2020 में दूध की कीमत हो गई 40 से 42 रुपए पर लीटर, साथ पेट्रोल की कीमत हो गई 70 से 71 रुपए पर लीटर, और जो सोना था वो हो गया 47,000 रुपीज का 10 ग्राम। एंड अभी 2022 की जब बात करूं मैं, जब जिस समय वीडियो बना रहा हूं, इस समय की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, दूध की कीमत आज की डेट में 45 से 50 रुपए पर लीटर है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो 90 टू 100 रुपीज पर लीटर है, और गोल्ड जो है 51,000 रुपीज पर 10 ग्राम है। तो देख रहे हैं सारी चीजों के रेट्स बढ़ रहे हैं, यानी महंगाई बढ़ रही है। बट जो आपका पैसा पड़ा हुआ है एफडी में, जो आपका पैसा सेविंग बैंक में पड़ा हुआ है, वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जितनी स्पीड से आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो। तो अब बात आती है कि हम उसको क्यों उसमें डालते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा एक कीड़ा होता है, यार रिस्क नहीं हम लेना चाहते। तो आपको क्या लगता है, जो आपका एफडी में पैसा पड़ा है, बैंक्स में पैसा पड़ा है, उसमें कोई रिस्क नहीं है? ऑब्वियसली रिस्क है। अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाए तो आपको पैसा आपका मिलेगा, लेकिन कितने समय बाद मिलेगा, कितना मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी आपको आरबीआई नहीं देती है। तो आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहां पे आप स्मार्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अगर 1947 में आपने 1 लाख रुपए सेविंग बैंक में डाले होते, तो कैलकुलेट कर लीजिए आप आज की डेट में आपको वहां से कितना पैसा मिला होता। और उसी समय अगर आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड परचेज कर लिया होता, तो आज करंट में उसका कितना प्राइस होता। ठीक इसी तरीके से अगर आपने उस समय उस पैसे की प्रॉपर्टी खरीद ली होती, तो उसका क्या रेट होता। तो हमारे पास जो आज की डेट में ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और भी कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे, अगर मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है, गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट कर दें तो उसको हम रखेंगे कहां। तो इन सारे सोल्यूशंस के लिए आपको समझना पड़ेगा। आप प्रॉपर्टी में भी अगर आपके पास कम पैसा है फिर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका एक तरीका है। उस तरीके से अगर आप चाहेंगे तो आप छोटे पैसे को बड़ा पैसा बना के आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप ईएमआई के थ्रू कर सकते हैं, आपने एक छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद का पैसा छोटी छोटी ईएमआईज में दे दिया। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी कल एक वीडियो बनाया है म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके के से म्यूचुअल फंड चुने, या आपको म्यूचुअल फंड नहीं पता है तो म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके बारे में जाने। आप उस पूरा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितना उसमें रिस्क है, अगर हम पैसे उसमें जमा कर दें तो हमको कितना उसमें रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आती है स्टॉक्स की बात। स्टॉक्स में तो हाँ, स्टॉक्स में क्या होता है, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है स्टॉक्स के लिए। आप सिर्फ उन कंपनीज के स्टॉक्स में अप्लाई करें जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोलगेट, बाटा, टाटा, ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको प्रॉफिट देंगे लॉन्ग टर्म में। भले स्टडी देंगे, बट छोटा छोटा धीरे धीरे उनका प्रॉफिट आएगा, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं। बट इनिशियल लेवल पर मेरी आपको ये राय है कि आप स्टॉक्स मार्केट में ना जाएं। आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में डालें, या फिर आप उस पैसे को एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में सेव करें, और जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए, बड़ा अमाउंट हो जाए, तो आप उसको प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं। तो अगेन आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको जाया ना करिए। अब बैंकें क्या करती हैं, आपके पैसे का फायदा कौन उठा रहा है? बैंक्स उठा रही है। कैसे बैंक्स आपके पैसे का फायदा उठा रही है? आप बैंक्स को दे रहे हैं 3% से 6% में, और बैंक उसको होम लोन होम लोन करती हैं, ऑटो लोन करती हैं, पर्सनल लोन करती हैं, क्रेडिट कार्ड बनाती हैं, और वहां से वो 8%, 10%, 12%, 16% यानी 25% तक का पैसा कमाती है। पैसा आपका है, मुनाफा कौन कमा रहा है? बैंक्स कमा रही है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जिस समय कोई भी क्रॉप या कोई भी वेजिटेबल्स की फसल होती है, उस समय उनका रेट सस्ता होता है। जैसे जिस समय आलू नया आता है मार्केट में, उस समय उसका रेट बहुत सस्ता होता है। लेकिन जिस समय वो नहीं आ रहा होता है तो वो स्टोर से निकाल के बेचा जाता है, और उसका प्राइस उससे डबल ट्रिपल भी हो जाता है।
लेकिन अब किसान की मजबूरी क्या है कि वो उसको स्टोर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो साधन नहीं है, उतना पैसा नहीं है, वो नहीं, उसको मजबूरी में बेचना है। और उसे क्या नाम मार्केट में इतनी ज़्यादा क्या नाम वो चीज़ आ जाती है कि उसकी जो डिमांड है बहुत कम हो जाती है, और वो चीज़ है जो कौड़ी के भाव बिकती है। तो उसका मेन फायदा कौन उठा रहा है? वो बिचौलिए जो अपना पैसा लगाते हैं, उसको क्या नाम स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद में जब उसका सीजन नहीं होता है, उस समय वो वहां से स्टोर से निकलवाते हैं और उसको बेचते हैं। उसका मेन फायदा वो उठा रहे हैं। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप सीखिए ना, आपको पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा ऐसा तरीका है जहां से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सीख नहीं पाएंगे। यदि आप रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी देंगे तो आप सारी चीज सीख जाएंगे कि आपको अपने पैसे को बुद्धिमानी से, स्मार्ट तरीके से कहाँ पे इन्वेस्ट करें और कहाँ से आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। आप यकीन मानिए, आज की डेट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जहां आपको 4% से लेकर 30% तक का रिटर्न मिलता है। बस आपको क्या करना है? आपको सीखना है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको क्या करना है? हमारी जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे से इस पे पूरी एक सीरीज बनाने वाला हूं कि आपको पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना किससे रिटर्न आता है, जब कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो क्या चीज़ों का ध्यान रखें। इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। जैसे मैंने कल म्यूचुअल फंड पे बात करी, आज मैंने सेविंग बैंक एफडी में पैसा ना रखें उस पर बात करी, अभी मैं स्टॉक्स पे बात करने वाला हूँ, क्रिप्टो करेंसी पे बात करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी पे बात करने वाला हूँ। तो जिन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है वो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे जब भी इस तरीके के वीडियोस बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे ढेरों इसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।